हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ मुश्किल की इस घड़ी में आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बना रहे होंगे। मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल मिड जीवन में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है, कोरोना की महामारी की खबरें और अफवाहें प्रतिदिन हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। तो ऐसे में एक डॉक्टर से अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता आपको। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं उन कोरोना वॉरियरों से, उन डॉक्टरों से जो आपकी और हमारी रक्षा के लिए उस वक्त भी अथक कार्यरत हैं जब हम सभी विश्राम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कोरोना के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जो भी कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट है उनका टेस्टिंग कैसे किया जा रहा है? धन्यवाद प्रशांत, है ना। हम्म, सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों के पास जो भी सस्पेक्टेड मरीज आता है उसको हम लोग उसके लक्षण के आधार पे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है, अगर कोई उसका इंटरनेशनल ट्रैवल या हॉटस्पॉट ट्रैवल का हिस्ट्री है या कोई पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, तो हम लोग वैसे कंडीशंस में लोग उनका जांच करना चाहते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। उसके हम लोग नेजोफेरेंजियल स्वाब और ओरोफेरेंजियल स्वाब लेते हैं। नेजोफेरेंजियल स्वाब में एक स्टिक के ऊपर कॉटन लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग नाक के रास्ते से अंदर डालते हैं और सेक्रेशंस टच करने के बाद हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग ओरोफेरेंजियल स्वाब में भी स्टिक लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कॉटन रहता है, उसको हम लोग मुंह के रास्ते से अंदर पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल तक ले जाते हैं और वहाँ उसको टच करने के बाद वापस करके उसको हम लोग मीडियम में रखते हैं और उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसमें RT-PCR के द्वारा उसका न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके उसका जांच किया जाता है, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि जो पेशेंट है उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। नॉर्मल सर्दी जुकाम और खांसी के लक्षण के अलावे इस बीमारी की कुछ स्पेसिफिक लक्षण? जहाँ तक स्पेसिफिक लक्षण का बात है, वो 3 स्पेसिफिक लक्षण ही मेन है कि बुखार का आना, सर्दी खांसी का होना और सांस लेने में तकलीफ होना। यही 3 कार्डिनल सिम्टम यही है, मेन लक्षण यही है। लेकिन आजकल नया नया लक्षण भी रिपोर्टेड किए जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कुछ हद तक अभी क्लियर कट स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीज में डायरिया भी हो जाता है। और आज अभी हाल ही में कुछ और रिपोर्टेड हुए हैं सिम्टम्स, जैसे कि आँख का पिंक हो जाना, ये माथा हेडेक होना, फिर जो है बहुत अधिक ठंड लगना, टेस्ट का चला जाना, स्मेल का पता नहीं चल पाना। तो ये सब कुछ नए सिम्टम्स रिपोर्टेड किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इस सिम्टम पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि जो मेन कार्डिनल सिम्टम्स हैं, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सर्दी खांसी, यही अभी भी हम लोगों का मेन सिम्टम है और इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा आपसे अगला सवाल यह है, लॉकडाउन के कारण ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर अल्कोहल इंटेक करते हैं और चूँकि अचानक से लॉकडाउन हुआ है तो उनका अचानक विड्रॉल हो गया है और उनमें बहुत सारी विड्रॉल सिम्टम्स भी आ रही होंगी। तो उन पेशेंटों को या उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो लोग क्रॉनिक एडिक्ट, मतलब जो लोग काफ़ी सालों से अल्कोहल ले रहे हैं, उनका शरीर अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो जाता है। जब वो एकाएक अल्कोहल लेना बंद कर देते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा कम हो जाने के कारण विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम में रोगी जो है बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है और वो बहुत वायलेंट बिहेवियर करने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में आइडियल ट्रीटमेंट तो यही है कि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाए और वहाँ जा कर के इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो हम लोग बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का ड्रग्स
क्लोराइडोपेक्साइड है, ये दवा देते हैं तो उससे उनको राहत मिलता है। घर पे हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं ना, लेकिन उनको इमोशनल सपोर्ट का ज़रूरत है। जी जी। धीरे धीरे ये खुद भी क्या symptoms क्या उसके समाप्त हो परिवार जाते हैं। वाले बिना हॉस्पिटल जाए भी उसे ठीक कर सकते हैं? एक्चुअली परिवार वाले ठीक नहीं कर सकते, परिवार वाले सिर्फ उनको सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि समय के साथ खुद ब खुद जो है बॉडी फिर से अडेप्ट कर लेता है। हाँ, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और इसका कोरोना वायरस से क्या रिश्ता है? ये प्लाज्मा थेरेपी कोई नया थेरेपी नहीं है, बरसों से ये थेरेपी चला आ रहा है। अभी कोरोना वायरस में चूँकि हम लोग के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री इलाज नहीं है, जी। तो हम लोग को प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और बहुत सारे सेंटर में इसका इस्तेमाल शुरू भी हो गया है जी और बहुत जगह अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जी इसके लिए होता क्या है कि कोई वायरस जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो एक तरह से एंटीजन होता है और उसके अगेंस्ट शरीर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाती और है, वो जी। एंटीबॉडी जो वास्तव में हमारे शरीर की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जी और वो एंटीबॉडी अगर उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाता है जी। तो मरीज ठीक हो जाता ठीक है। हो जाता है। तो अगर ऐसा मरीज जो कोरोना से इन्फेक्टेड पाया गया और वो ट्रीटमेंट के बाद जी। ठीक हो गया, जी तो उसके शरीर में ऑलरेडी वो एंटीबॉडी बनी रहती है, जी बना रहता है, जी और उस एंटीबॉडी को अगर हम इस्तेमाल करें दूसरे रोगी के दूसरे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो एंटीजन को खत्म कर देंगी। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि जो रोगी बिल्कुल ठीक हो गया है उसके ब्लड को निकालते हैं जी और उसको प्रोसेस्ड करके, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट करके उसमें से जो एंटीबॉडी है उसको बाहर निकाल लेते हैं जी। और उसको हम लोग जो नए रोगी हैं उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं। जी जब उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी जो एंटीबॉडी निकाला हुआ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। जी। तो ये जब हम मरीज में देते हैं तो इस मरीज के कोरोना वायरस को भी वो डिस्ट्रॉय करने में सफल होता है और इससे मरीज ठीक हो जाता और है। इससे मरीज ठीक हो जाता है। जी और इसके लिए ICMR के पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अप्लाई किए हैं कि उनको इसकी इजाज़त दी जाए, और काफ़ी सेंटर्स को इसकी इजाज़त दी गई है, कुछ जगह प्रोसेस में है। बहुत जल्दी जो है अगर इसके रिजल्ट और भी अच्छे आए तो ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होने लगेगा। जी। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया है कि लॉकडाउन के बाद से इंडिया की जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ गई है, या यूं कहें इंडिया के पीपल में वो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, क्योंकि लोग बहुत दिन से घरों में ही हैं, एक ही काम कर रहे हैं, कुछ है नहीं। ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग, अगर कोई फैमिली है तो वहाँ चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं किसी फीमेल मेंबर हाउसवाइफ को पड़ता है, और अल्टीमेटली रिजल्ट ऐसा आता है कि वो पॉइजन भी ले लेती हैं। तो ऐसे में कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं सोसाइटी को? सर ऐसा है कि जो कि घर से बाहर निकलने का मौका लोगों को नहीं मिल रहा है, जी एक ही जगह पर लंबा समय से रह रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा इरिटेटेड फील करते हैं जी। और इरिटेशन तो है ही, और साथ में जो घर का काम है, वर्कलोड है, वो भी बढ़ जा रहा है। जी। सब लोग घर पे हैं, जी जी महिलाओं को ही घर का ज़्यादा काम करना जी पड़ता जी। है, और इससे इरिटेशन का बढ़ना लाजमी है। ऐसे में हम लोग कुछ उपाय ये कर सकते हैं कि हम लोग वर्क डिवीज़न अगर कर लें, घर में जो लोग हैं अगर, तो एक दूसरे के काम फीमेल पे लोड कम दिया एक दूसरे के काम में अगर हाथ बटाएं तो वर्कलोड कम हो जाएगा जी। थोड़ा सा महिलाओं को भी रिक्रिएशन का मौका मिलेगा जी। और ऐसे कंडीशंस में शायद स्ट्रेस लेवल भी कुछ कम हो। बेसिकली हम लोग अगर घर में हैं तो लैपटॉप पर कोई मूवी भी देख सकते हैं, या कोई जो भी रिक्रिएशन के एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। हाँ, जी। कुछ सब लाइट मूवीज़ अगर देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, या कोई इस तरह का खेल जो इंडोर गेम्स है वो खेल सकते हैं। जी जी। मतलब लोगों को खुद ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा कैसे वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, रिक्रिएशन कैसे घर में करें, और कैसे किसी एक पे ही बर्डन ना डाला जाए, पूरा बर्डन ना पड़े, खास करके लेडी मेंबर पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। और अगर ऐसा केस आ गया जहाँ पॉइजन ले चुकी है महिला, तो उनको अब
उन लोगों को क्या बताएं हम? पॉइजन अपने आप में एक इमरजेंसी होता है। अभी कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो इमरजेंसी सर्विसेज चालू जी। और उसके लिए हर एक स्टेट में एक इमरजेंसी नंबर दी गई है, जिस पे अगर आप कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आपके घर तक आ जाएगा जी। और वो आपको हॉस्पिटल तक छोड़ेगा, जी। ताकि पॉइजनिंग के केस में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जी। तो ऐसे कंडीशन में आप इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी जो है इमरजेंसी नंबर का इस्तेमाल करके एम्बुलेंस को बुलाएं जी। और जिन्होंने पॉइजन लिया है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। जब सबसे जो जरूरी बात यह है कि ऐसी स्थिति अगर क्रिएट ही नहीं हो तो सबसे अच्छा है, इसके लिए घर में एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दें जी। और डोमेस्टिक वायलेंस से बचने का कोशिश करें। जी, अगर ऐसा केस हुआ है कि एम्बुलेंस आने में देर हो रही हो तो? अगर आप उनको उल्टी करवा सकें तो बेहतर है कि उनका पॉइजन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ये घर में उतना संभव नहीं है। तो आपको किसी न किसी तरीक़ा से जल्दी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। हाँ, अगर महिला वोमिटिंग कर सकती हैं तो फिर वो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर वोमिटिंग हो जाती है तो जो पॉइजन का लोड है वो कम हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइजन होते हैं जिसमें वोमिटिंग ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जैसे अगर किसी ने फिनॉल पी लिया है या कोई एसिडिक पॉइजनिंग है तो वो एक केरोसिन वाली पॉइजनिंग है, तो ये सब कंडीशन में हम लोग वोमिटिंग की भी सलाह नहीं देते। ऐसे में जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना और मरीज़ का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होना ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पॉइजनिंग इमरजेंसी है, उसको आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। घर पे ट्रीटमेंट की बात सोचना ज़्यादा उचित नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएं, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में बहुत वैल्यूबल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर ऐसी ही कोरोना की इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।